यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। एक बहुत बड़ी और अहम खबर जो कल रात से पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है। वायरल होने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। आप जानते हैं कि 2004 से लेकर अब तक पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में वक्तन फ़वक्तन कभी जाता रहा, कभी निकलता रहा। अब काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में ही मौजूद था। 34 आइटम्स थे जिनको कंप्लीट करना था। अब जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये खबर वायरल होती है कि ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है, तो सेलिब्रेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सेलिब्रेशन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि बड़ी मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जिसमें इदारे भी शामिल हैं, पर्सनालिटीज़ भी हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने एक बड़ा काम किया है और अब हम आगे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ जब प्राइम मिनिस्टर ने कौम को मुबारकबाद दी तो आर्मी चीफ की तरफ से भी एक पैगाम आया कि हमने 34 आइटम्स जो हैं उनके ऊपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसके ऊपर बड़ी मुबारकबाद की बात है। और अब वाइट लिस्ट की तरफ वापसी होगी। हिना रब्बानी खन ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है और डेक्लेरेशन भी आया। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा क्रेडिट है। लेकिन इसी के साथ DGISPR ने भी ये कहा है कि एक ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था 2019 में, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो डेक्लेरेशन तो आपके सामने रख रही हूँ। ये सब बातें की गई, इसमें से बहुत सारी बातें जिसके ऊपर FATF की तरफ से बड़ी तारीफ़ की गई, पाकिस्तान की बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन एक और बात भी की गई है जो शायद हमें या सेलिब्रेशन करने वालों को नज़र नहीं आई, यानी ये कि उस पर भी बात होनी चाहिए और वो भी कह देनी चाहिए कि वो क्या बात है। जो डेक्लेरेशन आया वो क्या है वो मैं आपके सामने रख के देती हूँ। FATF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम कंडीशंस कंप्लीट कर ली हैं। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के लिए रिफॉर्म्स कंप्लीट कर ली हैं। UN की लिस्ट में शामिल दहशतगर्द ग्रुप्स और उनके रहनुमा, लीडर, सरगना, उनकी प्रोसिक्यूशन पर पाकिस्तान ने बहुत डेवलपमेंट दिखाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से ये सारा काम किया है जो कि काबिल तारीफ़ है, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया क्योंकि पाकिस्तान ऑन साइट विज़िट का एक अभी काम रहता है। एक इसका प्रोसेस होना है, एक मरहला बाकी है जो कि पाकिस्तान में ऑन साइट विज़िट होगा और जब उसको कर लिया जाएगा तो फिर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया। The reforms implemented by Pakistan are good for the stability and security of the country and the region. They will ensure that Pakistan's authorities can more effectively tackle money laundering and funding of terrorist groups. The FATF has now recommended an on-site visit to check that Pakistan's reforms are in place and can be sustained into the future. Pakistan is not being removed from the grey list today. The country will be removed from the list if it successfully passes the on-site visit. FATF प्लेनरी में शिरकत के लिए बर्लिन में मौजूद है। पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स और उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर हुई। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि FATF ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस FATF प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे। और कि FATF टीम जब यहाँ पर आएगी, पाकिस्तान में विज़िट करेगी, तो इस दौरान वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उसको इंश्योर करेंगी, मेक श्योर करेंगे उनको कि पाकिस्तान ये साबित करे। ये पाकिस्तान के ऊपर होगा साबित करना, उनको नहीं साबित करना। पाकिस्तान को ये साबित करके दिखाना होगा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रुप्स की फंडिंग से मुतालिक
बड़े ही अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं और ये जो मुश्किलात हैं इनसे वो निमट चुका है। अब ये मुश्किलात नहीं रहीं और काबू पा लिए इन पे। ये पाकिस्तान को साबित करना होगा उनको अक्टूबर के महीने में। ये आप याद रखिए, वो अथॉरिटीज़ जो ये कर रही हैं उनको ये साबित करना होगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं बात, इसमें एक बड़ी अहम बात ये कि वो ये बता रहे हैं कि सारे आइटम्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ये करके दिखाना होगा। देखिए ये बात तो आप जान लें कि हम खुद बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। आपको याद होगा हम कहते रहे कि उनको एसेट्स कहते रहे ऐसे लोगों को कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं, बाहर भी ये सब कुछ होता है, कब तक हम ये अपने साथ लेकर चलेंगे और पूरी दुनिया से हम एक आइसोलेशन का शिकार हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। इस पर आपको ये करना ही करना होगा। अगर ये बात जो इसके ऊपर तनकीद करते थे और ये कहते थे, सवाल उठाते थे, पहले ही मान ली जाती तो अब तक तो पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नहीं है कि जी सिर्फ बदनामी है और लोग ऐसा सोच रहे हो। जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपके कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, हमारा तरक्की नहीं कर सका मुल्क, दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। और तमाम कंट्रीज़ ने, कुछ ऐसे कंट्रीज़ चाइना और अमेरिका भी क्योंकि आपका अलाई रहा तो वो तो चलें कहने पर दे ही देते हैं, उधार भी दे देते हैं। और सऊदी अरेबिया आप देखें, अब सब हर एक का अपना अपना अब हो चुका है, अब मुश्किल हो गया सब कुछ, क्योंकि कितनी देर तक आप ये करेंगे। अब तो वो टाइम आ गया, पानी सर से ऊपर गुजर चुका, तो आपको ये करके दिखाना ही दिखाना था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम पॉइंट्स जिन पे नहीं कंप्लीट हो पा रहे थे वो कंप्लीट हो गए। अब एक बड़ा अहम सवाल कि ये किसने कर दिखाया। पीटीआई की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी हुकूमत 4-4.5 साल रही, तो ये काम तो उस दौरान हुआ। ये हुकूमत तो अभी आए हुए कितने दिन हुए, जुमा 4 दिन, इसको तो 2 महीने हुए, तो ये कैसे कर सकती है। तो ये तो इमरान खान ने किया, वो क्लेम कर रहे हैं इस बात पे। तो अगर वो इस बात को लेकर क्लेम कर रहे हैं तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है 2 महीने में ख़राब हुई है, ये इन्होंने ख़राब की है हुकूमत ने। ये जो महंगाई है और सब कुछ जो बर्बाद हो रहा है और जो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ये 2 महीनों में हुआ। फिर ये भी आपके 4-4.5 साल में हो सकता है। या तो आप उसको मान लें या फिर आप इसको ना मानें। तो अगर 2 महीनों में बर्बाद किया जा सकता है तो 2 महीनों में पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से भी निकाला जा सकता है। ये ISPR की तरफ से एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बातचीत की गई और उसमें जो बात की गई है, जो कहा गया वो ये है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए GHQ DGMO की सरबराही में 2019 में स्पेशल सेल कायम किया गया। उस वक्त सिर्फ 5 पॉइंट्स ऐसे थे कि जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही थी, जिसके ऊपर काम किया जा रहा था। उस सेल ने 30 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन की और तमाम जो 34 पॉइंट्स थे उन पर अमल दरामद करवा के, यानी उनके ऊपर एक्शन करवा कर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाया है। ये बात कही जा रही है और DG ISPR ने इसके ऊपर खुद से बाकायदा पूरा ब्रीफ किया है। ये बात अगर PTI नहीं मान रही, फ़र्ज़ करें वही कह रही है कि नहीं ये तो सारा काम उन्होंने किया है, ये बात अगर कही जाए कि इसमें फ़ौज का हाथ नहीं है, तो क्या वो सही होगा? आप समझते हैं, हम बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल होगा ये, वो सही नहीं होगा। क्यों भला वो सही नहीं हो? इसलिए नहीं होगा, वैसे तो कोई भी काम पाकिस्तान में जो है वो एक आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, वो आप जानते हैं। लेकिन ये जो मामला है इसमें दहशतगर्दी की इन्वॉल्व थी, इसमें दहशतगर्द ग्रुप इन्वॉल्व थे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पिछले कुछ डेकेड्स में दहशतगर्दी होती थी उसके लिए एक्शन टास्क फोर्स बनाई जाती रही, उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बना। उसमें कौन था शामिल, किसने करवाया? वो नेशनल एक्शन प्लान कौन बनवाता रहा? उसमें ज़ाहिर एक इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, उसमें फ़ौज शामिल थी, उसमें आर्मी चीफ्स, हर कोई सब इन्वॉल्व रहे और हुकूमतों के साथ जो है वो मिलकर वो सारा काम होता रहा कि दहशतगर्दी को कैसे रोकना, जो ऑपरेशंस होते रहे दहशतगर्दी के। तो ये तो नहीं हो सकता कि, क्योंकि ये तो सब कुछ वही है ना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये हुकूमत का काम है, लेकिन जब दहशतगर्दी की बात आती है और ऐसे ग्रुप्स की बात आती है तो फिर उनके बनाने, ये भी तो सवाल है ना कि वो ग्रे लिस्ट में डाला किसने था, बनाया किसने उनको, तो इसमें भी सब पे इल्ज़ाम आता है फिर, ठीक है ना। तो जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं वो फिर इसका क्रेडिट लोग उनको भी देते हैं कि देखें बनाया भी तो फिर सही ना, सीने से लगा कर क्यों रखा। तो ये तो नहीं हो सकता। ये जो बात की गई सेल बनाया गया, ये ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, सेल बना होगा और उसमें उनकी पूरी काविशें मौजूद हैं। अगर कोई पार्टी PTI, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी कहना चाहिए लड़ाई में है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फ़ौज के साथ, ख़ास तौर पर इस वक्त जो अथॉरिटीज़ है
उनके साथ जो पीटीआई का एक बहुत अग्रेसिव नैरेटिव चल रहा है, उस बिना पर अगर आप ये कहें कि नहीं सिर्फ इमरान खान ने 4.5 सालों में ये करके दिखाया, तो ऐसा मुमकिन है। इसकी एक बहुत बड़ी आखिरी वजह मैं आपको बता देती हूँ क्या, और वो सबसे बड़ी आखिरी वजह ये है कि आपको याद होगा कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, तो क्या कहा जाता रहा कि जब लेजिस्लेशन होती थी तो शेख रशीद साहब फ़ोन खड़का रहे होते थे इस्टेब्लिशमेंट को, और अपने गेट नंबर 4 जो कि अब बंद हो चुका है, वहाँ से जनाब किसी तरीके से हमारी मदद करें, अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे, हमारे साथ आकर इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर रही, हमने ये लेजिस्लेशन करनी है, इस तरह तो हम कोई लॉ ही पास नहीं करवा सकेंगे। क्या बनेगा जब हमारी टेन्योर ख़त्म होगा, हमने कोई लॉ ही पास नहीं करवाया होगा। तो फिर क्या हुआ, हमें ये भी नज़र आता रहा कि फ़ोन भी गए। जो लोग वहाँ पे पहुँचते थे दस्तखत करने के लिए अपोजिशन में से, कहते थे, आपको याद होगा डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पहुँच के क्या कहा था जब उनसे सवाल किया था एजाज़ सैयद ने कि आप किस तरह आए, तो उन्होंने कहा कि आया नहीं, मैं लाया गया हूँ। तो इसी तरह और बहुत से लोग, तो उस वक्त क्या होता था, पीठंगी थी, उस वक्त सर पे साया था, उस वक्त सपोर्ट थी। अब जैसे ही सपोर्ट हटी तो आप ये कह रहे हैं कि जितना सब कुछ हुआ वो सब हमने अकेले किया है। इस तरह तो ना करें, ऐसा नहीं है। कि वैसे तो ये भी बात कही जा रही है कि देखें नए फॉरेन मिनिस्टर की वजह से ये हुआ, उनकी लक है, उनकी गुड लक है, और नए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इसको इस तरीके से लेकर चले हैं कि उन्होंने देखें ग्रे लिस्ट से निकाल के दिखा दिया। अब वो तो इसको क्रेडिट ये ले सकते हैं कि ये उनकी गुड लक है, उनका काम है, और उनकी वजह से, उनके कहने पर ये हुआ। एक आखिरी बड़ा ही अहम पॉइंट वो क्या है, अच्छा पीटीआई ये क्यों नहीं कह रही, इमरान खान साहब ये क्यों नहीं कह रहे कि ये जो साजिश है ये उसी का हिस्सा है। मेरा तो ख्याल था कि ये सुनने को मिलेगा कि इमरान खान ये कहेंगे कि दरअसल वो जो मेरे ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी हुई है ना, तो देखें अब मेरी हुकूमत को उतार दिया तो अब ये किया जा रहा है, को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है, और ये तो दरअसल उसका रिवार्ड है, मेरी हुकूमत को उतारने का रिवार्ड है इस हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि इन्होंने मिलकर मेरी हुकूमत को उतारा है अमेरिका के कहने पर। तो अब अमेरिका और यूएन और वेस्ट मिलकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं, तो ये एक रिवार्ड है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा। मुझे इंतज़ार है और मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है इस बात का कि इमरान खान बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाले हैं। अभी एक और बड़ी अहम खबर, अब उस पर बात की लेते हैं, और वो ये है कि ये बात कुछ लोग करते हैं काफ़ी अरसे से कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो इस कंट्री में चले गए, वो उस कंट्री में चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक जजीरा ख़रीद लिया, एक आइलैंड ख़रीदा है, और वहाँ पर उनका जो लेविश लाइफस्टाइल है कमाल का। भाई जिसने जजीरा ख़रीदा होगा उसका लाइफस्टाइल तो कहने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि कैसा होगा। अच्छा ये बातें काफ़ी अरसे से जा रही हैं, और ये बात कही जाती है कि उन्होंने बहुत दौलत कमाई, बड़ी करप्शन की, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर गए, अपनी औलाद समेत वहाँ पर बस गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी, उन्होंने एक वीडियो उनकी वायरल हुई है, उसमें उन्होंने इसी टॉपिक पर कुछ बातचीत की है। उनका इस पर यह कहना है कि जो लोग काफ़ी अरसे से ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अशफाक कियानी जिस जगह पर रहते हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने वो भी बता दिया है, वो कॉलोनी का नाम भी बताया है, वो किस जगह पर रहते हैं, उनके साथ और कौन से लोग हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जो अली कुली ख़ान जो वो प्रोटेस्ट में भी वो नज़र आते हैं और काफ़ी इस वक्त जो है वो पीटीआई के बहुत सपोर्टर और फ़ौज के ख़िलाफ़ों में, वो भी उसी वहीं पर जो है करीब ही रहते हैं। और उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम अशफाक कियानी पर, जनरल अशफाक कियानी पर लगाया जाता है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद बाहर नहीं गए। ना तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोई आइलैंड ख़रीदा है, ना वहाँ पर जाकर वो बसे हैं, ना उनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ वहाँ पर, ना उनकी औलाद वहाँ पर गई है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और इस्लामाबाद में ही उनका घर है। और जितनी एक आम जैसी कि ज़िंदगी हुआ करती है, वैसे अच्छी ज़िंदगी होती है यहाँ के रिटायर्ड अफसरान की भी बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, तो वो वैसी ही एक लाइफ गुजार रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली बात की है, और उन्होंने कहा है कि मैं, मतलब वो गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटर बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से ये बात बता रहा हूँ, मेरे पास सोर्सेस बिल्कुल सही हैं जिनसे मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो तो नहीं थे। अब देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि अंसार अब्बासी की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन तो वो अगर कह रहे हैं तो इसको झुटलाएंगे कैसे, यानी ये कि हम ये कहें कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं, तो फिर उनकी अभी तक की क्रेडिबिलिटी वो खाक में मिल जाएगी, ढेर हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए गलत कह रहा है या झूठ बोल रहा है तो वो किस लिए कहेगा, अपने किसी फ़ायदे के लिए कहेगा, उसने पैसे पकड़े होंगे, उसकी कोई उससे रिश्तेदारी होगी, उसको किसी ने कहा होगा कि प्लीज़ ये बात कर दो, इसी वजह से कहेगा ना, तो वो झूठ होगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है
कि अंसार अब्बासी इतनी बड़ी बात बाकायदा अलग से वीडियो बनाकर उस पर कहेंगे और कहेंगे कि जी ये तो ऐसा है, जो कि बड़ी हर। और फिर इसका एक और एंगल है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर ये सच है जो वो ये कह रहे हैं, तो अभी तक जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, तो उन्होंने आज तक एक दफ़ा भी सामने आकर इसको झुटलाया क्यों नहीं? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, ये मेरे खिलाफ वो लग रहा है, कह देते कि मैं तो यहीं पर हूँ। एक रिटायर्ड जनरल के ख़िलाफ़ इतने बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं। अच्छा, और फिर ये कि जो इल्ज़ाम सिर्फ उनकी ज़ात पर नहीं लग रहा था, ये उनकी पर्सनैलिटी पर नहीं था सिर्फ इल्ज़ाम, ये इदारे पर इल्ज़ाम आ रहा था, ये इदारा ख़राब हो रहा था। ये अगर रेपुटेशन ख़राब हो रही थी तो इदारे की हो रही थी, तो इदारे को उनको कहना चाहिए था। इतने साल में एक दफ़ा भी उनको नहीं कहा इदारे ने कि आप क्यों नहीं डिनाई करते, आप तो यहीं पर बैठे हुए, आप लोगों को क्यों नहीं बताते इसके बारे में? कोई सर्कुलर जारी होता, कोई फुटेजेस जारी हो जाती, कोई तस्वीरें, कोई उनके घर का, कोई उनके इंटरव्यूज़ ले लिए जाते टेलीविज़न पर, कुछ इस तरह कर लिया जाता। ये इस बात की मुझे ये बड़े क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मेरे जहन में ये सवालात हैं जिसके मुझे जवाब नहीं मिल पा रहे कि अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो बस मेरे पास ये सवाल है अभी तक। तो मुझे, क्योंकि मैंने बस थोड़ी सी वो वीडियो की उनकी बातचीत सुनी और मैंने इसके ऊपर कुछ खंगाला नहीं कि भाई इसके पीछे क्या है और क्या वाकई पूरी स्टोरी है क्या है। इस पर और भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात। टेक केयर एंड गुड बाय।